नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। एक नजर कि क्या है खास आज कृषि समाचार में। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आधार को बैंक से लिंक करवाना है बेहद जरूरी। अब एक छत के नीचे ही कृषि संबंधित सभी समस्याओं का होगा समाधान। समेकित कृषि को अपनाकर रणधीर ने जिले में बनाई अपनी एक अलग पहचान। प्रधानमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत किसानों को 6,000 की राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है। लेकिन इस योजना में आंशिक संशोधन किया गया है। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को KYC कराना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा बैंक अकाउंट को NPCI से लिंक करना भी बेहद जरूरी है। इसलिए जिन किसान भाइयों का आधार बैंक खाते से लिंक नहीं किया गया है, उनके लिए ग्रामवार कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसान भाई अपना KYC करवा सकते हैं। राज्य के किसानों को फसल से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। कृषि विभाग प्रखंड स्तर पर कृषि क्लिनिक योजना शुरू करने जा रही है। कृषि क्लिनिक के माध्यम से कृषि की सभी क्रियाओं की समस्त सुविधाएं एक छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएगी। प्रखंड स्तर पर कृषि क्लिनिक खोलने के पीछे का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल उत्पादन संबंधित सभी सेवाएं एक छत के नीचे मुहैया कराना है। इसमें मिट्टी जांच की सुविधा, बीज विश्लेषण की सुविधा, कीट व्याधि प्रबंधन संबंधित सुझाव, आवश्यक उपकरणों और तकनीकी विस्तार की जानकारी स्थानीय स्तर पर दी जाएगी। योजना के क्रियान्वयन से राज्य में फसलों के उत्पादन, उत्पादकता और उत्पाद की गुणवत्ता में काफी वृद्धि होगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। गौरतलब है कि कृषि क्लिनिक योजना का लाभ वही लोग ले पाएंगे जिन्होंने कृषि स्नातक, कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक और राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय से कृषि उद्यान में स्नातक किया हो। मशरूम की बढ़ती मांग के कारण लोगों का रुझान इसकी खेती की ओर काफी बढ़ा है, क्योंकि इस मशरूम उत्पादन में कम लागत, कम समय एवं कम जगह में ही फसल तैयार किया जा सकता है। किसान भाई, अगर आप भी कम जगह में अधिक आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं तो मचान विधि मशरूम की खेती करने का सबसे बेहतरीन तकनीक है। हमारे किसान भाई दलहन फसल में मूंग की खेती कर रहे हैं तो उन्नत प्रभेदों के मूंग ही लगाएं। कृषि वैज्ञानिक पूसा वैशाखी और मोहिनी को उन्नत प्रभेद मानते हैं। पूसा वैशाखी जहां 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के साथ 60 से 70 दिनों में तैयार हो जाती है, वहीं मूंग का मोहिनी प्रभेद 70 से 75 दिनों में तैयार हो जाता है। इसकी क्षमता 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और यह मूंग के वायरस जनित रोगों के प्रति सहनशील भी है। पहले समय में किसान अपने पशुओं को चारा खिलाने के लिए या तो खुले मैदानों में ले जाते थे या फिर उन्हें खुला छोड़ देते थे, लेकिन समय के साथ यह ट्रेंड धीरे धीरे काफी बदल गया है। आज आधुनिक तकनीक के इस दौर में कई ऐसी मशीन बाजार में उपलब्ध है जिनके माध्यम से पशुपालक कम मेहनत और कम समय में पशुओं के लिए पौष्टिक चारा की कटाई आसानी से कर सकते हैं। ऐसा ही कृषि यंत्र कुट्टी कटर मशीन, जिसकी मदद से पशुओं के लिए कुट्टी तैयार की जा सकती है। चारा काटने के लिए मशीन पशुपालक किसान भाइयों के लिए बेहद ही उपयोगी साबित हो सकता है। इस मशीन को ट्रैक्टर के सहारे जोड़कर कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। खबरें खेती में आज आपकी मुलाकात करवाते हैं पटना जिले के सफल किसान रणधीर कुमार से। अक्सर पारंपरिक तौर तरीके से अन्न उत्पादन तक सीमित रहने वाले किसान अब समेकित कृषि प्रणाली को अपनाकर आर्थिक सबलता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। रणधीर कुमार पटना जिले के एक ऐसे ही किसान हैं जो सफल हैं, जिन्होंने अपनी 3 एकड़ की पुश्तैनी जमीन पर फल, फूल एवं सब्जियों की खेती के साथ साथ मत्स्य पालन एवं मुर्गी पालन कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तालाब के किनारे मेड़ बनाकर दलहनी फसलों की भी खेती कर रहे हैं रणधीर।
रणधीर बताते हैं कि कोई भी किसान एक व्यवस्थित प्रबंधन के साथ खेती करता है तो वह कम जमीन में भी कई तरह की खेती काफी आसानी से कर सकता है। आइए एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। आइए अब नजर डालते हैं राजधानी के थोक अनाज मंडी में और जानते हैं चावल और दाल के ताजा भाव। राहड़ दाल 12,500 से 15,500 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर दाल 8,200 से 9,500 रुपए प्रति क्विंटल, अरवा चावल 4,500 से 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, परिमल चावल 10,500 से 13,500 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान, एक नजर मौसम के मिजाज पर। मौसम विभाग के मुताबिक अब अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर बढ़ना शुरू होगा, लेकिन 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चलती रहेगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि चना एवं मूंग में दाना बनने के समय फली छेदक की नियंत्रण के लिए NPV 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना ना भूलें। यदि चने की खेती में कटुआ कीड़ा का प्रकोप अधिक हो गया है तो क्लोरपाइरीफॉस 20 EC 20 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ के पास छिड़काव अवश्य कर दें। नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके माध्यम से आपने कृषि जगत की तमाम नई हलचलों को जाना। कार्यक्रम में आगे हम जानेंगे मछलियों में पोषण प्रबंधन कैसे करें और साथ ही साथ भारत सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, मछलियां स्वास्थ्य के लिहाज से काफ़ी फायदेमंद होती हैं और इसीलिए इनकी मांग हमेशा बनी रहती है। आप इनके अच्छे उत्पादन के चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि मौसम अनुकूल इनका देखरेख किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, अभी ठंड का मौसम है और इन दिनों मछलियों में पोषण प्रबंधन किया जाना किसी चुनौती से कम नहीं है। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं मछलियों में पोषण प्रबंधन कैसे करें इस फीचर के माध्यम से। जलवायु परिवर्तन से कृषि क्षेत्र की चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार की पहल पर वैज्ञानिकों के निरंतर शोधों के कारण नई नई तकनीकों की मदद से चुनौतियों के बीच कृषि कार्य जारी है और किसान भी खुले दिल से तकनीकों को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत जैसे विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाले देश में पानी और मिट्टी की मदद से धान, गेहूं, दलहन, तिलहन उत्पादन के अलावे भी काफ़ी कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे कृषि पर दबाव भी थोड़ा कम हो और किसानों को खाद्यान्न के अलावा भी उत्पादन के कुछ विकल्प मिल जाएं। मछली उत्पादन और विपणन उन्हीं विकल्पों में से एक है और इस क्षेत्र में संभावनाओं की भी कमी नहीं है। इन्हीं संभावनाओं के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। योजना का उद्देश्य है मत्स्य पालन के क्षेत्र में सतत विकास के जरिए भारत में नीली क्रांति लाना, मछुआरों और मछली किसानों की सामाजिक आर्थिक बेहतरी को सुनिश्चित करने के साथ इस क्षेत्र में रोजगार सृजन की संभावनाओं को खंगालना भी इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अनुसूचित जाति की महिलाओं को
मछली पालन का कारोबार शुरू करने के लिए 60% सब्सिडी दी जाती है, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए ये सब्सिडी 40% है। मछली भूख और कुपोषण को कम करने के लिए स्वास्थ्यप्रद विकल्पों में से एक है, क्योंकि ये पशु प्रोटीन का एक सस्ता और प्रचुर स्रोत है। सरकारी अनुदान के साथ मछली पालन के क्षेत्र में उतरने वाले किसानों और मछुआरों के लिए तालाब और मौसम के हिसाब से मछलियों का पोषण प्रबंधन उनके लाभ का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। मसलन अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और मछलियों के लिए ठंड का मौसम काफ़ी मुश्किल भरा होता है। ठंड के मौसम में तालाब में पानी की ऊपरी सतह का तापमान निचली सतह से कम होता है, जिस कारण मछलियाँ तालाब के निचले हिस्से में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। तापमान कम होने तथा सूर्य का प्रकाश कम मिलने से मछलियों की दैनिक गतिविधियाँ जैसे श्वसन दर, पाचन क्षमता एवं प्राकृतिक आहार में परिवर्तन होने लगता है, जिसका असर उनकी बढ़वार पर पड़ता है। इसलिए मछली पालकों को चाहिए कि वो सर्दियों के मौसम में तालाब में कम से कम 6 फीट तक पानी ज़रूर रखें। इसके अलावा धूप की किरणें पानी के अंदर नहीं पहुंचने के कारण पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे मछलियों में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। मछली पालक इसके लिए फिश एरिएटर का सहारा ले सकते हैं, जो पानी को हवा में फव्वारे के रूप में फेंककर ऑक्सीजन को पानी में घोलने का काम करता है। साथ ही मछली पालक तालाब में ताज़ा पानी भी छोड़ते रहें। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में मछलियों के खाने की मात्रा को भी आधा कर देना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में मछलियाँ ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती हैं। ऐसे ही कुछ सरल लेकिन बेहद महत्वपूर्ण उपायों से मछली पालक सर्दियों में मछलियों में होने वाली मृत्यु दर को भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और मछलियों की अच्छी बढ़वार के लिए परिस्थितियों सृजित कर सकते हैं। वर्तमान परिदृश्य में मछली पालन एक बड़े व्यवसाय के रूप में उभरा है। ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में आप भी जल की इन रानियों का ख्याल रखें और विशाल व्यवसाय के लाभांश का हिस्सा बने। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं शांति भूषण और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। किसान भाइयों, जाड़े का मौसम खास करके हमारी भी जो आदतें हैं, जाड़े के मौसम में थोड़ा अधिक मांसाहारी हो जाते हैं। हमारी भी मांस मछली खाने की क्षमता या चाहत बढ़ जाती है। तो मछलियों में खास करके मछलियां हमारे लिए बेहतर भोजन माना जाता है, लेकिन उसका बेहतर प्रबंधन भी होना चाहिए कि हमारी मछलियां बीमार न पड़े। खास करके मत्स्य पालक ज़रूर ध्यान दें कि आपकी मछलियां बीमार न पड़े, आपकी आमदनी पर कोई असर न पड़े। तो बेहतर प्रबंधन खास करके जाड़े के दिन में सबसे अधिक डिस्टर्ब होता है, सबसे अधिक परेशानी होती है। तो क्या करना चाहिए, उसका जो समसामयिक प्रबंधन है जाड़े में कैसे करना चाहिए, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ ढोली पूसा कॉलेज के एक्वाकल्चर डिपार्टमेंट के हेड हमारे साथ डॉक्टर शिवेंद्र कुमार मौजूद हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, मछलियों के समसामयिक प्रबंधन पर हम चर्चा करते हैं कि क्या उसमें विशेष ध्यान होना चाहिए, खास करके किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे जो किसान हैं वो प्रभावित न हो, उनकी आमदनी प्रभावित न हो। मछली पालन शुरू करने से पहले हम पूरी तरह से अपने तालाब की तैयारी करते हैं कि सब चीज़ सही तरीके से हो, फिर हम मछली का बिचड़ा उसमें डालें। तो बारिश शुरू होने से पहले हम लोग जनरली जैसे खेत की जुताई करते हैं, तालाब की भी हम लोग जुताई करते हैं। तालाब की जुताई करने के बाद हम लोग उस पर चूना डालते हैं। चूना डालने के बाद फिर उसमें गाय के गोबर का यूज़ करते हैं और उसके बाद पानी देते हैं। पानी देने के 5 से 7 दिन के बाद जब उस पर प्लैंकटन अच्छे से आ जाता है, तब जाकर हम लोग उसमें बिचड़ा डालते हैं, जो मछली का बिचड़ा होता है। और मछली के बिचड़ा डालने के बाद फिर हम उसको
एक तरीके से जिस तरह से बच्चे को पालते हैं हम लोग, छोटे अपने बच्चे को पालते हैं, उसी तरह से उसके छोटे बच्चे से लेकर शुरुआत कर आगे तक हम उसको पालने का काम करते हैं, भोजन से लेकर बीमारी से बचाव से लेकर हर चीज़ के लिए। और चूँकि हमारे यहाँ का बिहार का कंडीशन जो होता है कि ये हर मौसम हमारे यहाँ है, ठंड भी है, अधिक गर्म भी है, दोनों मौसम है। और मछली का जो शरीर का बनावट है उसमें ठंड जिस तरह से टेम्परेचर चेंज होता है उसके अंदर का टेम्परेचर भी चेंज होते जाता है। तो हमको उसके अनुसार से हर मौसम में अलग अलग तरीके से उसके खान पान से लेकर उसके बचाव का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले चीज़ है नंबर का। अगर हम अपने मछली को बड़ा मछली करने के लिए पाल रहे हैं तो एकदम से नंबर का ज़रूर से ज़रूर ख्याल रखें। 1 एकड़ में अधिकतम 3000 नंबर, उससे ज़्यादा नंबर ना दें। 1 एकड़ में 3000, हम कार्प की बात कर रहे हैं, रोहू कतला नैनी की बात कर रहे हैं, इसका जो संख्या होगा वो 3000 होगा, उससे ज़्यादा संख्या नहीं देंगे तालाब में। और फिर उसके बाद वो जो संख्या रहेगा उसमें रेशियो रखिए। रेशियो का मतलब रोहू कतला नैनी जब हम देते हैं तो कोशिश कीजिए कि 70% जो हमारा मछली होगा वो रोहू का होगा, 20% कतला का होगा और 10% नैनी का होगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो तालाब है वो तालाब भी स्वच्छ रहेगा और साथ में उसका जो आउटपुट मिलेगा हमको, मार्केट प्राइस जो मछली आएगी उसका प्राइस भी ज़्यादा मिलेगा। सर, बीमारी पर हम बात करते हैं कि खास करके जाड़े में कौन कौन सी बीमारियां प्रभावित करती है हमारे मछलियों को और उसका असर क्या होता है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ बीमारी की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत नहीं है, खासकर जिस तरह का पालन हम लोग करते हैं। लेकिन ठंड में बीमारी, जो दबी हुई बीमारी भी होती है, वो आ जाती है ऊपर। इसका कारण क्या होता है कि जो इम्यूनिटी होती है मछली की वो ठंड में कम हो जाती है और बीमारी बाहर निकल कर आ जाती है उनके शरीर पे। और सबसे ज़्यादा एक है बीमारी एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम बोलते हैं, लाल घाव की बीमारी बोलते हैं इसको। ये मछलियों में जाड़े में सबसे ज़्यादा होती है। इसका एक अच्छा होगा कि हम लोग इसको प्रबंधन करें पहले से ही, क्योंकि जैसे ही आपका बारिश ख़त्म होता है, बारिश ख़त्म होने के बाद क्या होता है कि जो रन ऑफ वाटर होता है, बारिश के कारण जो तालाब में पानी आती है वो जमा जो रहता है उसके कारण पानी ख़राब होती है और उस पानी ख़राब होने के कारण जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे ही बारिश ख़त्म होती है एक बार सीफेक्स एक दवा है, CIFAX, सीफेक्स, इस दवा का उपयोग 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के रूप में करना चाहिए। ये कॉमन प्रैक्टिस के रूप में लेते आएँ कि साल भर में 2 बार, एक बार बारिश ख़त्म होने के बाद और ठंड शुरू होने के पहले, और दूसरी बार जैसे ही गर्मी शुरू हो, यानी कि जस्ट ठंड ख़त्म हो जाए उसके बाद 2 बार 1-1 लीटर सीफेक्स का यूज़ तालाब में करें। देखें आपके तालाब में बीमारी नहीं आएगी। एक सबसे अच्छा प्रबंधन होता है। 1 एकड़ में 10 किलो हल्दी में 1 किलो हल्दी मिलाकर छिड़काव कर देंगे तो वो हमारा मेंटेन कर लेंगे। 10 किलो चूना, 10 किलो चूना। और उसके अलावा जो चूना मिला रहे हैं 290 किलो अलग से मिलाएंगे, चूना देंगे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। लेकिन 1 एकड़ के लिए 10 किलो चूना में 1 किलो हल्दी प्रिवेंटिव है। लेकिन फिर भी इसके अलावा भी अगर सीफेक्स है और जो कि अवेलेबल हर जगह है, कहीं भी इसका ज़्यादा दिक्कत नहीं है मिलने में, वो आप ज़रूर से ज़रूर उसका यूज़ कीजिए साल भर में 2 बार। आपके तालाब में किसी तरह की बीमारी नहीं आएगी। वैसे तालाब सर जिसमें मछली पालन के अलावे और भी, जैसे कहीं सिंघाड़ा की खेती होती है या कहीं कमल के पौधे की खेती होती है, कमल का फूल, तो उस तरह का जो तालाब हमारे यहाँ, क्योंकि उत्तर बिहार में हमारे यहाँ जो है सर सिंघाड़ा की, मखाना की या बहुत इस तरह की खेती होती है, तो उस तरह के तालाबों में क्या मछली पालन कितना बेहतर होगा और उसमें किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है? समन्वित कृषि पालन इसको बोलते हैं, जिसमें कि मछली के साथ साथ दूसरी चीज़ की भी खेती करते हैं। ओबियसली है लाभप्रद है, लेकिन इसमें कुछ एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब है कि कौन सी मछली हम उसमें पालन कर सकते हैं। अब हम सिंघाड़ा की खेती करते हैं, मखाना की खेती करते हैं, हम उसमें रोहू कतला नहीं पाल सकते हैं। हमको रोहू कतला नहीं पालना है उसमें, क्योंकि रोहू कतला पालेंगे तो मोर्टिलिटी ज़्यादा होगी, ग्रोथ नहीं मिलेगा उसको। तो हम ऐसी मछलियों को पालते हैं क्योंकि उसमें जो ढका हुआ रहता है पूरा ऊपर का सरफेस लेयर, सनलाइट तो मिलता नहीं है, ऑक्सीजन की मात्रा नीचे में कम होती है। तो ऐसी मछलियाँ जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत कम पड़े, कम ऑक्सीजन में ज़िंदा रहे, कम ऑक्सीजन में बढ़े, उसी मछलियों को चुनते हैं इसमें, जिसमें कि मांगुर आता है, हमारा देसी मांगुर जो है, सिंघी आता है, कवई आता है। इस तरह की मछलियों को हम उसमें पालन करें। और उसके भी तरीके हैं। तरीके का मतलब कि हम जितना भी एरिया है,
तो कुछ एरिया में हम ओपन एरिया छोड़े, 4 बांस गाड़ कर इस तरह से रखें कि वहाँ पर एरिया में हमारा ओपन वाटर रहे, ताकि मछली वहाँ पर आकर अपना श्वास ले सके। तो वो एरिया बनाना ज़रूरी है अगर हम इस तरह के पालन करते हैं, सिंघाड़ा या मखाना की खेती करते हैं। सर, तो अब सवाल तो कुछ ज़्यादा है नहीं, बस आपसे एक संदेश जानना चाहेंगे कि प्रबंधन में, खास करके समसामयिक प्रबंधन में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे किसानों को? नंबर्स का ख्याल ज़रूर से ज़रूर रखें। 1 एकड़ में 3000 नंबर से फिंगरलिंग से ज़्यादा ना दें। दूसरा, खाना में बिलीव करें, अपना खाना खिलाएं मछली को, बैग फीडिंग के थ्रू डालकर खिलाएं, अच्छा ग्रोथ मिलेगा। ज़्यादा केमिकल का यूज़ ना करें, कोई केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। साल भर में केवल और केवल 2 बार सिफेक्स का यूज़, ठंड के पहले, ठंड के बाद, बस। इससे आपको सारा का सारा मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, निश्चित रूप से हमारे विशेषज्ञ की जानकारी अगर आपके तालाब में होगी तो आपकी आमदनी बढ़ेगी ही, खास करके मछलियों का स्वाद भी बढ़ेगा। फिर एक नई जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि कैसे मछलियों में पोषण प्रबंधन कर आप अपनी मछलियों को स्वस्थ रख सकते हैं और अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में, जहां हम जानेंगे भारत सरकार की कृषि आधारित योजनाओं के बारे में। भारत सरकार ने किसानों और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए ढेरों योजनाएं बनाई हैं। आज हम उन्हीं योजनाओं के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि आप इनका लाभ कैसे ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं भारत सरकार की योजनाओं पर आधारित ये टीवी रिपोर्ट। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं।
मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने खेती बाड़ी की विशेष जानकारियां हासिल की, जाना मछलियों में पोषण प्रबंधन कैसे करें, साथ ही साथ भारत सरकार की योजनाओं को भी जाना। उम्मीद है ये जानकारियां आपके लिए लाभकारी रही होंगी, आप इसका लाभ अवश्य ही उठाएंगे। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर से हाजिर होंगे कृषि की ऐसी ही कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।